कहानी की गहराइयों में गोता लगाने से पहले आइए इसके कुछ अहम ऐतिहासिक तथ्यों को जल्दी से जान लेते हैं। थॉमस हार्डी ने इस उपन्यास को 1891 में लिखा था। इसका उपशीर्षक था अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, और इसी एक लाइन ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया था। विक्टोरियन समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण मैगजीन वालों ने इसे खूब सेंसर किया। आपको बता दूं कि बिना किसी काट-छाट के मेरी असली कहानी 1912 में ही जाकर दुनिया के सामने पूरी तरह आ सके। चलिए अब इस त्रासदी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, मासूमियत और उसका पतन। ये जो 7 चरण हैं, ये महज जगहों के नाम नहीं हैं, बल्कि मेरे जीवन के दर्दनाक सफर का पूरा नक्शा है। शुरुआत होती है मेरे घर मार्लॉट गांव से। गलती से परिवार के इकलौते घोड़े की मौत मेरी वजह से हो जाती है। उसी अपराध बोध में दबकर मुझे अपने तथाकथित अमीर रिश्तेदारों के यहाँ काम मांगने जाना पड़ता है, और वहीं से द चेस के घने जंगलों का वो खौफनाक मोड़ आता है जहां एलेक ड्यूरबरविले नाम का वो शिकारी मेरा फायदा उठाता है। उस एक रात ने सचमुच सब कुछ तबाह कर दिया। ये हिस्सा शायद मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दिल चीरने वाला पल है। उस भयानक घटना के बाद शर्मिंदगी और बदनामी का बोझ लिए जब मैं घर लौटी तो मैंने एक बहुत ही कमजोर बच्चे को जन्म दिया। मैंने उसका नाम रखा सौरो, यानी दुख। ये नाम ही पूरी कहानी बयां कर देता है। वो नन्ही सी जान बस कुछ ही दिन की मेहमान थी। उसे दफनाना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था। इस गहरे अंधकार के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अगले अध्याय में सामना होता है उस चीज से जो हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है, उम्मीद और समाज का पाखंड। बीती बातों को भुलाने के लिए मैंने फ्रूम वैली की हरी भरी टालबुथेस डेयरी में काम करना शुरू किया। यहाँ की हरियाली और शांति सच में मेरे घावों पर मरहम का काम कर रही थी। यहीं मेरी मुलाकात एंजल क्लेयर से हुई। हमारा प्यार बहुत गहरा था, लेकिन मेरे अंदर अपने अतीत को लेकर एक खौफ बैठा हुआ था। मैंने कई बार सच बोलने की कोशिश की, पर हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। और यहीं से पूरी विक्टोरियन नैतिकता की पोल खुलती है। वेलब्रिज में हमारी सुहागरात वाले दिन एंजल ने मुझे अपने अतीत के एक अफेयर के बारे में बताया। मुझे लगा चलो अब हम दोनों बराबर हैं, तो मैंने भी एलेक वाली पूरी सच्चाई उसे बता दी। लेकिन यहाँ समाज का असली चेहरा सामने आया। एंजल ने अपनी मर्जी से किए गए पाप के लिए तो खुद को तुरंत माफ कर लिया, लेकिन जो मेरे साथ जबरदस्ती हुआ था उसके लिए मुझे पूरी तरह ठुकराकर वो ब्राजील भाग गया। इसके बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जहां जिंदा रहना एक सजा बन जाता है। मशीनी क्रूरता और अंतिम बलिदान। एंजल के जाने के बाद हालात बद से बदतर होते गए। फ्लिंटकॉम्ब ऐश की कड़कड़ाती ठंड में मुझे एक राक्षसी थ्रेशर मशीन के साथ मजदूरी करनी पड़ी। फिर पिता की मौत हुई और मेरा पूरा परिवार बेघर हो गया। गरीबी ने इतना लाचार कर दिया कि मुझे सैंडबॉर्न में उसी एलेक की रखेल बनना पड़ा जिसने मेरी जिंदगी नर्क बनाई थी। और फिर एक दिन अचानक एंजल वापस आ गया। मेरे सब्र का बांध टूट गया। खुद को और अपनी आत्मा को आज़ाद करने के लिए मैंने एलेक का कत्ल कर दिया। बस यही आखिरी रास्ता बचा था। कत्ल के बाद मैं और एंजल भागते हुए स्टोनहेंज के उन प्राचीन पत्थरों के बीच पहुंचे। वहां हमने रात बिताई, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने हमें घेर लिया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः फांसी दे दी गई। लेकिन यकीन मानिए, वो एक हत्यारे की सजा नहीं थी, वो एक औरत की बलि थी, उन कठोर नियमों के लिए जो कभी न्याय नहीं करते। मेरी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब आइए उन असली और अदृश्य मुजरिमों की बात करते हैं जिन्होंने मेरी इस पूरी त्रासदी को रचा। विक्टोरियन समाज के असली मुजरिम। थॉमस हार्डी ने इस कहानी में 4 ऐसे मुख्य धागे पिरोए हैं जो 19वीं सदी के समाज को बेनकाब करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो असली कारण हैं जिनके वजह से एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतारा गया। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात है नैतिकता की असल परिभाषा। अ प्योर वुमन टाइटल एक खुली बगावत था। यह साबित करता है कि पवित्रता किसी इंसान के दिल और चरित्र में होती है, न कि उन शारीरिक नियमों में जो ये समाज औरतों पर थोपता है। उस दौर के दोहरे मापदंड के मुंह पर यह सचमुच एक जोरदार तमाचा था। यहाँ मेल गेज या कहें पुरुषों के नजरिए का घिनौना रूप सामने आता है। एलेक के लिए मैं सिर्फ एक शरीर थी, उपभोग की एक वस्तु। वहीं दूसरी तरफ एंजल ने मुझे इंसान समझा ही नहीं, उसने मुझे एक अवास्तविक पवित्र देवी की मूर्ति बना लिया, और जब वो मूर्ति टूटी तो उसने भी मुंह फेर लिया।
दोनों में से किसी ने भी मुझे एक आज़ाद इंसान के रूप में समझने की कोशिश तक नहीं की। कहानी में प्रकृति और मशीनों का टकराव भी बहुत अहम है। टैलबोथेज डेयरी की वो उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक ऊर्जा और प्यार का प्रतीक थी। वहीं इसके बिल्कुल उलट फ्लिंटकॉम्ब ऐश की क्रूर और शोर मचाती मशीनें तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण को दर्शाती हैं। उस आधुनिक होती दुनिया ने ग्रामीण जीवन और कमजोर लोगों को कितनी बेरहमी से कुचला, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। माना कि मेरा अंत बहुत दर्दनाक था, लेकिन मैंने केवल एक बेबस शिकार बनकर रहने से साफ इनकार कर दिया था। अंत में एलेक के खिलाफ मेरा वो हिंसक विद्रोह, आज़ादी की वो तड़प मुझे उस दौर के न्यू वुमेन आंदोलन से जोड़ती है। ये इस बात का सबूत है कि अन्याय के आगे झुकने से बेहतर लड़ना है। अंत में मैं एक बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। जब कोई समाज उस इंसान को आसानी से माफ कर दे जो शिकार करता है, लेकिन उसे सूली पर चढ़ा दे जिसका शिकार हुआ हो, तो फिर असल अपराधी कौन है? क्या वो इंसान या वो समाज जिसने ऐसे क्रूर नियम बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। मेरी इस कहानी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।